हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस को जाना था। बीएनएस के अंदर जनरल एक्सेप्शंस यानी जो चैप्टर 3 था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद जो आता है वो हम लोगों का बीएनएस के अंदर चैप्टर 4 आता है। बीएनएस के अंदर ये जो चैप्टर 4 है बीएनएस का, ये कई चीजों के ऊपर डील करता है। अबेटमेंट को भी कवर करता है ये, इसके साथ साथ इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है और इसके साथ साथ इसके अंदर अटेम्प्ट भी है। ठीक है, ये चैप्टर 4 है बीएनएस का। स्टार्ट होता है सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 62 तक डिस्कस है, जिसमें से इसके अंदर सेक्शन 61 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर है और सेक्शन 62 जो है वो अटेम्प्ट के ऊपर है। बाकी जो शुरू के सेक्शन है सेक्शन 45 से और आगे के सेक्शन वो डील करते हैं अबेटमेंट के ऊपर। ठीक है, और वहीं ये जो चैप्टर्स थे यानी ये जो टॉपिक्स थे, अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, ये आईपीसी के अंदर चैप्टर 5 और चैप्टर 5A के अंदर कवर होता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों का आता है वो आता है अबेटमेंट का। लेकिन देखिए, अबेटमेंट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम ये जान ले कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, क्योंकि अबेटमेंट के अंदर अबेटमेंट का एक पार्ट है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो उसके लिए हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और इस कॉन्स्पिरेसी को कब ऐड किया गया है आईपीसी के अंदर। वो चीज इससे कई जगह पे रिलेटेड है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है और आईपीसी के अंदर क्यों ऐड किया गया था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क है, उसके बाद वापस हम लोग अबेटमेंट में आते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो देखिए, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये बीएनएस के अंदर अभी चैप्टर 4 के अंदर है और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 61। यही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले आईपीसी के अंदर चैप्टर 5A में हुआ करती थी और सेक्शंस कौन कौन से थे, सेक्शन 120A और 120B। अब ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर था, ये चैप्टर 5A, इसको आईपीसी के अंदर 1913 में ऐड किया गया था। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इंडियन पेनल कोड जो है वो तो 1860 का है, इसको 1913 में क्यों ऐड किया गया था। आइए हम लोग समझते हैं कि पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या चीज है और इसको क्यों 1913 में ऐड किया गया था। देखिए, ए जो है सी को मारना चाहता है जान से, बी जो है ये भी सी को मारना चाहता है जान से। ए और बी दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल इंटेंट है, ये भी सी को मारना चाहता है और बी भी सी को मारना चाहता है। ठीक है, अभी कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है, अभी कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। अब क्या हुआ, एक बार ये दोनों लोग एक बार एक चाय की होटल में बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, एक चाय की होटल में बैठे हुए थे और दोनों लोग बैठ के पेपर पढ़ रहे थे और कुछ उसी तरीके से कुछ बात निकल आई पॉलिटिक्स की, और बात निकलते निकलते सी की बात निकल आई। जब सी की बात निकल आई, दोनों को एक पॉइंट पे ये एहसास हुआ, एक पॉइंट पे ये एहसास हुआ कि हम दोनों ही सी को मारना चाहते हैं। फिर ये एहसास होने के बाद ए ने बी से ये कहा कि मैं सी के घर में खाना बनाता हूं, अगर तुमने मुझे जहर का इंतजाम कर दिया सी को मारने के लिए तो मैं सी को जहर दे दूंगा और सी मर जाएगा। तो क्योंकि बी भी सी को मारना चाहता था, ए भी सी को मारना चाहता था, इस पॉइंट पे बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें जहर दूंगा, तुम मार देना। जैसे ही इन दोनों ने इस बात पे अग्रीमेंट किया, यानी जैसे ही ये लोग इस बात पे अग्री हुए, तो यहां पे क्या फॉर्म हो गई, आप देखिए यहां पे एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई, दोनों की इंटेंशन कॉमन है, कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई। अब जैसे ही ये लोग अग्री हुए, यहां पे एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई। उसके साथ साथ देखिए यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गए, दोनों के दिमाग मिल गए। यहां तक दोनों के दिमाग अलग चल रहे थे, यहां पे आके दोनों के दिमाग मिल गए। यहां पे अलग चल रहे थे, यहां पे आके मिल गए। जैसे ही यहां पे दोनों के दिमाग आके मिले, यहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो फॉर्म हो गई। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहां पे फॉर्म हो गई और इसी पॉइंट से लाइबिलिटी शुरू हो गई। तो यहां पे इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि एक षड्यंत्र रच दिया गया। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहां पे फॉर्म हो गई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच दी गई है। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, या तो मान लीजिए सी मार दिया जाए या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म हो जाए या ये लोग अरेस्ट हो जाए। तो अब इस पॉइंट पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर्म हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज गौर करेंगे, अब आपने सोचा होगा कि सर आपने यहाँ पे कॉमन इंटेंशन क्यों कहा है। कॉमन इंटेंशन तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 34 में आता है, ये बिल्कुल कॉमन इंटेंशन ही है। देखिए यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स है, यहाँ पे भी मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है। लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या सेक्शन 34 खुद में कोई ऑफेंस क्रिएट करता है जो हम लोग ए और बी को सजा देंगे?
नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 34 खुद में एक सब्सटैंटिव एविडेंस, सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 34 खुद में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है, तो उसकी मदद से तो हम उसको सजा नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि हमें कोई और सेक्शन चाहिए होगा जिसमें हम उन लोगों के खाली षड्यंत्र रचने के बाद भी, भले ही ऑफेंस नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है ये एक इनकोएट ऑफेंस है, इनकम्प्लीट ऑफेंस है, भले ही अभी ऑफेंस नहीं हुआ है, यहीं से इनकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। समझ में आ गया? आइए एक पॉइंट और देखते हैं। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो प्रोविजंस है इसको 1913 में ऐड किया गया है। क्यों 1913 में ऐड किया गया आप समझते जाइएगा। 1913 से पहले क्या था कि मान लीजिए कि ए और बी ने प्लान किया सी को मारने के लिए, ए और बी ने मान लीजिए कि प्लान किया सी को मारने के लिए। अब अगर उन्होंने ये प्लान किया लेकिन उन्होंने अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया या वो नहीं कर पाए, मान लीजिए कि ए और बी ने प्लान किया सी को मारने के लिए लेकिन उन्होंने बाद में चल के ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया या वो नहीं कर पाया, तो पहले क्या होता था कि इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती थी। अगर इन्होंने प्लान किया मारने के लिए, बाद में नहीं मारा, ये लोग लाइबल नहीं होते थे, तो इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी। तो अब अगर इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं हो रही है तो इन्होंने ये जो प्लान किया है, तो इसका मतलब है कि अगर ये लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग किसी की डेथ को प्लान करने के बाद भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो लगा ऐसा जरूरी कि हम लोगों को कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफेंस चाहिए होगा कि जब ये दोनों प्लान कर रहे हैं, जैसे ही इनके मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहे हैं, उसी वक्त ऑफेंस को होने से रोक दिया जाए, ताकि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी को जो है ये अलर्ट कर रहा है, लोगों के पब्लिक की सेंस ऑफ सिक्योरिटी को ये थ्रेट कर रहा है। तो 1913 के बाद अब क्या हो गया, ये तो बिफोर 1913 था। आपको याद होगा 1913 के टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट भारत के अंदर चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो ये भी जरूरी था कि फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करना था, इंग्लिश को, फ्रीडम मूवमेंट को, कि कोई इंसान कॉन्स्पिरेसी करे तो उसको पकड़ लिया जाए, कोई ऑफेंस करने से पहले ही कॉन्स्पिरेसी कर रहा है पकड़ लिया जाए, क्योंकि 1913 में तो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। तो अब 1913 के बाद देखिए क्या हो गया। अब अगर मान लीजिए ए और बी ने प्लान किया, मान लीजिए कि सी को मारने के लिए, भले ही प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो लाइबल हो जाएंगे सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी के अंदर। समझ में आ गया? लेकिन पहले क्या होता था, तो मतलब अगर कोई पहले अगर किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी करता था, देखिए पहले अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता था, कुछ सेक्शंस को छोड़ के पहले अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता था तो उसको हम लोग पनिशेबल बनाते थे सेक्शन 107 आईपीसी के क्लॉज बी से, रीड विथ सेक्शन 108 से, जो अबेटमेंट के प्रोविजंस थे 107 क्लॉज बी और सेक्शन 108 के अंदर लाके उसको पनिशेबल बनाते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती थी। आप कहोगे सर जब ये था तो फिर क्या जरूरत पड़ी सेक्शन 120 ए और बी लाने की, जब ऑलरेडी हमारे पास अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जब तक कि कोई पर्सन जो है, पहली चीज कि वो जो कॉन्स्पिरेसी है वो कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए किसी ऑफेंस को करने के लिए, और इसमें ओवर्ट एक्ट की नीडेड है, यानी कि खाली कॉन्स्पिरेसी कर देना इनफ नहीं होगा, कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में कोई एक्ट करना जरूरी है, कोई इलीगल ओमिशन करना जरूरी है, ऑफेंस करना जरूरी नहीं है, कोई एक्ट कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, यानी कॉन्स्पिरेसी करा, अब उसके बाद हथियार इकट्ठा करने लग गए, घर की रेकी करने लग गए, घर में मारने की कोशिश करी मारने की, कुछ प्रिपरेशन करने लग गए, तो तब ये अट्रैक्ट हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही थी। अगर खाली नॉर्मल कॉन्स्पिरेसी करी किसी को मारने की तो भी पनिशेबल नहीं होती थी, इसलिए जरूरी पड़ा, तो इसलिए इसको हम लोग 1913 के अंदर लेके आए। ठीक है, चलिए अब वापस बढ़ते हैं और यहां पे आते हैं। अब देखिए सेक्शन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब ये सेक्शन कह रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन कर रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती कैसे है, ये कह रहा है व्हेन 2 और मोर पर्संस, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो in order for the criminal conspiracy to be attracted there has to be at least 2 or more persons, तो there has at least 2 persons, तो 2 लोगों का होना जरूरी है। तो when 2 or more persons, जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री करते हैं, अग्री का मतलब क्या हुआ यहां पे, अग्री का मतलब क्या हुआ, अग्री का मतलब हुआ मीटिंग ऑफ माइंड्स, दे अग्रीड आप कब होते हो, जैसे हमने आपसे कहा मैं सी को मारना चाहता हूं, मदद करोगे, आपने कहा चलो मारो, मैं भी तैयार हूं, अग्रीड, we agreed to kill C, so there is a common intention, तो यहां पे भी common intention आ गई, there is a meeting of minds, we agreed,
हम यहाँ पे अग्री हुए हैं तो कॉमन इंटेंशन आ गई, वही सेक्शन 34 में जो हम लोग पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन, तो यहाँ पे भी कॉमन इंटेंशन ही तो है। देखिए हम और आप दोनों लोग मारना चाहते हैं विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। अब यहां पे ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट था, ये जो आईपीसी था, आईपीसी के अंदर ये कॉमन ऑब्जेक्ट का जो है एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अग्री हो जाना, मान लीजिए कि कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आप आए, आप दिल्ली आए, आपने कहा कि सर हम आपकी गाड़ी लेके इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप गए, मेरी गाड़ी ले जाके आपने ऑफेंस कर दिया, तो मान लीजिए कि भाई मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हूं, लेकिन हमारा अग्रीमेंट होने के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक, तो व्हेन टू और मोर पर्संस अग्री, अगर वो अग्री करते हैं, कॉमन इंटेंशन है उसकी विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, और कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ टू डू, करने के लिए, टू डू, जो ए और बी का एग्जांपल लिया था, ए और बी ने क्या 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 डिसाइड किया था कि सी को मारना है। ए ने कहा कि बी जो है पॉइजन का इंतजाम करेगा और ए वो उस पॉइजन को देगा, या तो खुद करने के लिए और कॉज टू बी डन, या किसी और से करवाने के लिए। मान लीजिए हमने और आपने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कि चलो सी को मनाते हैं और सी से करवाते हैं ये काम, ठीक है, कॉज टू बी डन, क्या करने के लिए? एन इलीगल एक्ट। अब यहां पे ऑफेंस नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट का क्या मतलब हुआ? इलीगल एक्ट का मतलब समझने के लिए हम लोग यहां पे आते हैं। तो देखिए इलीगल एक्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए इलीगल एक्ट जो है ये डिफाइन किया गया है बीएनएस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अंदर। कोई भी ऐसे एक्ट्स जो ऑफेंस है, ऑफेंस मतलब कि बीएनएस के अंदर पनिशेबल है, अगर बीएनएस के अंदर पनिशेबल होंगे तो उनको ऑफेंस कहा जाएगा। मान लीजिए किसी और लॉ में जैसे प्रोहिबिटेड है, तो अगर किसी और लॉ के अंदर वो एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, तो अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो भी इलीगल माने जाएंगे। या मान लीजिए जिसके अंदर सिविल एक्शन लिया जा सकता है, सिविल रॉन्ग्स, उनको भी इलीगल कहा जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि यहां पे इलीगल के अंदर तीनों चीजें आ सकती हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए वो ऑफेंस भी हो सकता है या ऑफेंस के अलावा भी हो सकता है, यानी बीएनएस के अंदर पनिशेबल हो सकता है या उसके अलावा भी हो सकता है। तो दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो अग्री करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, या तो इलीगल एक्ट करने के लिए, या एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, या हो सकता है कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं वो इलीगल नहीं है बट बाय इलीगल मींस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि हमें और आपको एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना लीगल काम है, लेकिन हम ये करते हैं डिसाइड कि इसके लिए हम लोग गलत तरीके से, यानी मिस एप्रोप्रिएट करके किसी की सीमेंट और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है हम लोग गलत तरीके से लेके आएंगे, गलत तरीके से, यानी कोई ऐसा तरीका जो ऑफेंस है। या उसके तरीके से मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं कि एक लैंडलॉर्ड है, वो अपने उसके टेनेंट का जो टेनेंसी का पीरियड है वो निकल गया। अब लैंडलॉर्ड अपने मकान के कब्जे के लिए एंटाइटल होगा कि नहीं? अब वो अपने किराएदार को निकालने के बजाय क्या करता है, लीगली तौर पे निकालने के बजाय, हालांकि वो लीगल तौर पे एंटाइटल है, लेकिन अपने किराएदार को निकालने के लिए किसी गुंडे के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है। तो उसका देखिए क्या है, एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मींस, हालांकि किराएदार को निकालना जो है या अपने मकान का कब्जा लेना वो कोई इलीगल नहीं है उसके लिए, लेकिन जो रास्ता इख्तियार कर रहा है वो इलीगल मींस है, ठीक है। सच एन एग्रीमेंट, ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे इज डिजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। समझ में आ गया आप लोगों को यहां पे? तो क्या चीज होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अब देखिए, अब इसके बाद इसका प्रोविजो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि प्रोविजो क्या कह रहा है। इसका प्रोविजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। क्या कह रहा है? नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी अगर कोई अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस होगा शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यानी जहां पे अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, सर अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। देखिए ऊपर दिया है यहां पे कि टू डू एन इलीगल एक्ट, है ना, इलीगल एक्ट दिया गया है, लेकिन इलीगल एक्ट के अंदर तो हम लोग देखें कई चीजें आ रही हैं, ऑफेंस भी आ रहा है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी आ रहा है, तो सिविल रॉन्ग भी आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलीगल एक्ट करना है तो आप पूछ सकते हो भाई इलीगल एक्ट में क्या, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ या सिविल रॉन्ग्स, क्या चीज इलीगल में क्या, क्योंकि तीनों चीजें इलीगल होती हैं। तो ये प्रोविजो में कह रहा है, अपने प्रोविजो में कह रहा है कि अगर कोई अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। तो अगर किसी ने कोई ऑफेंस करने के लिए अग्रीमेंट किया, जैसे ही आपने अग्रीमेंट करा
वो ऑफेंस हो गया, यानी उस जगह पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस हो गया। तो यानी अगर इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में किसी ने अगर खाली अग्रीमेंट ही करा, अग्रीमेंट ही करा खाली इसको करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली ये ऑफेंस हो गया। किस चीज का ऑफेंस हो गया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन अगर किसी ने इसका और इसके लिए अग्रीमेंट करा, सिर्फ अग्रीमेंट करा, तो सिर्फ अग्रीमेंट कर देना इनफ नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल अग्रीमेंट के बाद कुछ एक्ट भी किए जाए, कुछ फर्दर उसके परसुएंस में कुछ एक्शंस भी किए जाए। यहां पे फर्दर एक्शंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी करी किसी ऑफेंस को करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम और आपने किसी को जान से मारने की कॉन्स्पिरेसी करी, ऑफेंस हो गया। लेकिन अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ या सिविल रॉन्ग्स दिए गए हैं, तो उस जगह पे ऑफेंस नहीं होगा जब तक हम उसके परसुएंस में कोई और एक्ट ना करें। देखिए यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट ऑन ऑफेंस। जो एग्रीमेंट टू कमिट ऑन ऑफेंस होंगे वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होंगे, अनलेस सम एक्ट, कुछ एक्ट्स उस एग्रीमेंट के अलावा भी की जाए बाय वन और मोर पर्सन टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ, उसके परसुएंस में की जाए कुछ एक्ट। समझ में आया आप लोगों को यहां तक? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे देखिए, जैसे देखिए, जैसे देखिए, ये वाला ए और सी वाला हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। यहां पे ए ने बी से कहा कि तुम जहर का इंतजाम कर दो, मैं सी को खाने में जहर मिला के दे दूंगा। ठीक, तो ए ने क्या करा? ए ने क्या करा? बी ने जहर ला के ए को दिया। ए ने क्या करा? खाने के अंदर, क्योंकि ए जो है सी के यहां कुक था, इसने क्या करा? सी के खाने में जहर मिला दिया। सी ने खाया, सी की डेथ हो गई। अब जब सी की डेथ हो गई, जब इसने ये जहर मिलाया ए ने खाने में, उस वक्त बी वहां पे मौजूद नहीं था। बी अपना घर में आराम से बैठा हुआ था कि जब काम हो जाएगा तो ए हमें कॉल करके बताएगा। अब देखिए बी वहां पे मौजूद नहीं था, हालांकि दोनों की क्रिमिनल इंटेंट थी, दोनों की क्रिमिनल इंटेंट थी, दोनों की कॉमन इंटेंशन थी, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड था। तो अब जब बी वहां पे नहीं था जिस वक्त जहर दिया गया, तो यहां पे कोई बी के तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो सेक्शन 34 अट्रैक्ट ही नहीं होगा इस केस के अंदर। तो यहां पे हम लोग बी को किस तरीके से लाइबल बनाएंगे? सेक्शन जो पहले 120 बी हुआ करता था, अब सेक्शन 61 का सब सेक्शन 2 हो गया है। तो यहां पे बी और ए दोनों की क्या लाइबिलिटी होगी? ये भी मर्डर के लिए लाइबल होगा, ये भी मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। समझ में आ गया? हालांकि ये मौके पे नहीं था, लेकिन किसकी मदद से? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मदद से। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मदद से कैसे होगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो एक अपना अलग से अपना ऑफेंस हो गया, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के बाद अगर उसके परसुएंस में ऑफेंस हो जाता है, अगर ऑफेंस हो जाता है, तो ये दोनों सेम ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे जनरली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर यह भी बता दिया गया है कि इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। इससे मैटर नहीं करता है कि जो आपका इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या वो मेरेली इंसिडेंटल है या साइड का ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद इसकी पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट ध्यान रखिएगा, पनिशमेंट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बता रहा है कि whoever is a party to a criminal conspiracy, अगर कोई इंसान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर पार्टी बनता है, तो इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दो पार्ट में दी गई है, दो तरीके से बताई गई पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। कहा गया अगर कोई इंसान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है किस चीज के लिए? किसी ऑफेंस को करने के लिए। तीन चीज थी, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सिविल रॉन्ग्स। कोई इंसान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है ऑफेंस को करने के लिए, और कोई ऐसा वैसा ऑफेंस नहीं, ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है डेथ के द्वारा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ द्वारा या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, या 2 साल या उससे ज्यादा है। ऐसे किसी ऑफेंस को करने के लिए कोई इंसान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है। मान लीजिए 2 लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो कहा गया है उस तरह की सिचुएशन में वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो माना जाएगा कि उस पर्सन ने उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो ऑफेंस है उसके लिए उसने उसको अबेट किया है, तो माना जाएगा कि उसने उसको अबेट किया है। तो यानी यहां पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो किस किस टॉपिक के अप्लाई होंगे? अबेटमेंट के अप्लाई होंगे। रूल्स किसके अप्लाई होंगे? अबेटमेंट के अप्लाई होंगे। अबेटमेंट के क्या रूल्स हैं? देखिए वो भी हम आपको बता देते हैं। अबेटमेंट के क्या रूल्स हैं? जैसे इसके अंदर बोला गया है अबेटमेंट के लिए, तो अगर मान लीजिए अबेटमेंट के रूल्स ये हैं
अबेटमेंट के रूल्स ये हैं, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऑफेंस जो है वो कमिट हो जाता है, ऑफेंस अगर कमिट हो जाता है तो उस जगह पे सेक्शन 109 पिक्चर में आ जाता है, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, जो अभी का हो गया है हम लोगों का सेक्शन 49, 109 आईपीसी और 49 हो गया बीएनएस। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है, नॉट कमिटेड, अगर नॉट कमिटेड होता है तो उस जगह पे हम लोग लेके आते हैं सेक्शन 115 और 116 ऑफ आईपीसी, या उसके अलावा अभी बीएनएस में हम लोग अगर इसको लेके आए तो ये हो जाता है सेक्शन 55 और 56। तो एक ये पार्ट हो गया हम लोगों का कि जहां पे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है किसी ऑफेंस को करने के लिए, वो ऑफेंस कौन सा है, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 2 इयर्स या उसके ऊपर, और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उसको माना जाएगा कि जैसे उसने अबेट किया है। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है ऊपर वाला जो पनिशमेंट दी गई है उसके अलावा अगर किसी और चीज के लिए आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, किसी और चीज के लिए क्या भाई, वहां पे इलीगल में देखा था हम लोगों ने, ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कह रहा किसी और चीज को लेके अगर आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, अगर आपने किसी और चीज को अदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है टू कमिट एन ऑफेंस, किसी, या मान लीजिए भले ही ऑफेंस को करने के लिए भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्यों ना करी हो, लेकिन वहां पे जो ऑफेंस है जो ऊपर दिया गया है, ऊपर कितना दिया गया है, 2 साल या उसके ज्यादा, 2 साल या उसके ज्यादा। तो अगर 2 साल से कम है या इलीगल में मान लीजिए कि कोई प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसकी कॉन्स्पिरेसी करी गई है तो वहां पे जो सजा बताई गई है वो अप टू 6 मंथ्स बताई गई है। इसके ऊपर एक लीडिंग केस लॉ भी है, स्टेट वर्सेस नलिनी 1999, इसको ये भी कहा जाता है राजीव गांधी असैसिनेशन केस। कोर्ट ने इसके अंदर क्या बोला, कोर्ट ने बोला इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कॉन्स्पिरेटर पार्टिसिपेट्स इन एवरी एक्ट बट मेयर एसोसिएशन, जस्ट बिकॉज कि कोई एसोसिएट हो गया है या उसको नॉलेज है, ये सफिशिएंट नहीं होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, बल्कि मीटिंग ऑफ माइंड्स को शो करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स इसके अंदर लेट डाउन किया है, वो हम अपने नोट्स के अंदर डाल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो इस केस के अंदर कोर्ट ने बताया है क्या क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। बस बिल्कुल छोटी चीजें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो है ये एक एक्सेप्शन है जहां पे इंटेंशन और एग्रीमेंट इटसेल्फ इज पनिशेबल, क्योंकि आमतौर पर खाली मेंस रिया से किसी को सजा नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर कोई एग्रीमेंट करता है तो उसको सजा मिल जाती है, तो यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर एग्रीमेंट ही एक्टस रियस बन जाता है। अब एक चीज आप और गौर करिए कि इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डिफिनेशन के अंदर आप देखिए कहीं पे भी मेंस रिया नहीं बताया गया है, तो मेंस रिया जो है इसके अंदर इम्प्लिसिट है, इंप्लाइड है, समझ में आ गया। दूसरी चीज ऑल कॉन्स्पिरेटर्स नीड नॉट ज्वाइन एट द सेम टाइम। तीसरी चीज प्रोसिक्यूशन को एग्रीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों साबित करना पड़ेगा कि पर्सन को नॉलेज भी थी। सिंस कॉन्स्पिरेसी इज फॉर्म सीक्रेटली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रूशियल होगा, और कॉन्स्पिरेटर इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स डन आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी एंड्स। तो आई होप कि यहां पे आप लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए वापिस चलते हैं हम लोग और अब समझते हैं हम लोग अबेटमेंट के बारे में। तो देखिए अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अबेटमेंट का मतलब होता है एकदम सरल से शब्दों में, अबेट का मतलब होता है किसी को अबेट करना, यानी किसी को हेल्प करना या किसी को एनकरेज करना या किसी को प्रोवोक करना किसी गलत काम को करने के लिए। क्या मतलब हुआ अबेट का मतलब, अबेट का मतलब हुआ किसी को एनकरेज करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, किस लिए, कुछ गलत काम करने के लिए। ये लिटरल मीनिंग होती है अबेट की। तो अबेट का मतलब लिटरली क्या होता है, किसी को हेल्प करना या एनकरेज करना कोई गलत काम करने के लिए। अब ये जो अबेटमेंट है ये बीएनएस के अंदर सेक्शन 45 के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 49 जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 107 हुआ करता था। अब ये अबेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अबेटमेंट का मतलब हम लोगों ने जाना कि अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, हेल्प करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। जैसे हम आपसे कहें मार दो, मार दो गोली, गोली मार दो, ये क्या हो गया, अबेटमेंट हो गया। कूद जाओ, कूद जाओ, अबेटमेंट हो गया। एनकरेज करना, मार दो उसको, जाके मार दो, हम देख लेंगे, जाके मार दो, ये क्या हो गया, अबेटमेंट हो गया। अब सेक्शन 107 और बीएनएस का 45 हमें यह बताता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अबेटमेंट कितने तरीके से हो सकता है। इसने 3 चीजें बताई हैं कि अबेटमेंट किस तरीके से हो सकता है। अबेटमेंट जो है इंस्टिगेट करने से हो सकता है। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट का मतलब जैसे किसी को प्रोवोक कर देना, जैसे हम आपसे कहें मार दो जाके गोली, गोली जाके मार दो। हम आपसे कहें कि तुम्हारे फादर से दुश्मनी थी,
मतलब हम ये कहें कि तुम्हारे फादर से उसकी दुश्मनी थी, बहुत अच्छा मौका है, मार दो। ये क्या हो गया? इंस्टिगेट करना हो गया। किसी को इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, मार दो, मार दो, या मार दो इसके ऊपर, गोली चला दो। ये चीजें क्या हो गई? इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। समझ में आ गया? तो ये हो गया अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। लेकिन अब इसमें एक चीज अहम है समझने के लिए। अगर आपने किसी को इंस्टिगेट करा ऑफेंस करने के लिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे ये कहा मार दो, गोली चला दो, इतना हमने आपसे बोला, ऑफेंस हो गया। आपने किया हो ना किया हो, तो इन केस ऑफ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, खाली मेयर इंस्टिगेशन, मेयर प्रोवोकेशन, मेयर इंसाइटमेंट इज इनफ। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए, एक हो गया अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, दूसरा हो गया अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी भी आप लोग पहले समझ चुके हैं कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। हमने आपको फर्क भी बताया था कि उस कॉन्स्पिरेसी और इस कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क है। वहां जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो इलीगल एक्ट को लेके होती है, दो लोग अग्री करते हैं इलीगल एक्ट करने के लिए। यहां पे जो है ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट होता है। तो अब यहां पे अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग कॉन्स्पायर करते हैं, कुछ कॉन्स्पायर करते हैं, तो अभी यहां पे लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर खाली किसी ऑफेंस को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करी तो लाइबिलिटी कहां आएगी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, यहां नहीं आएगी। यहां पे कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में वो कुछ एक्ट और इलीगल ओमिशन भी करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या जाना? मेयर इंस्टिगेशन इज इनफ फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी, मेयर इंस्टिगेशन। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी के अंदर मेयर कॉन्स्पिरेसी इज नॉट इनफ। इस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में सम एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक प्लेस। कुछ ना कुछ एक्ट और इलीगल ओमिशन होना चाहिए कॉन्स्पिरेसी। तो यहां पे ऑफेंस होना जरूरी नहीं है, ऑफेंस होना जरूरी नहीं, खाली उकसाया ऑफेंस हो गया। और जिस जिस अपराध के लिए उकसाया वो होना जरूरी नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा मार डालो, इतना कहा आपसे, ऑफेंस हो गया। आप मारो या ना मारो, इंस्टिगेट करा, ऑफेंस हो गया, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या है? अगर आपने आपके साथ हमने कोई कॉन्स्पिरेसी करी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी करी, यानी कोई कॉन्स्पिरेसी करी आपके साथ, तो अभी तक ऑफेंस नहीं हुआ है। कब ऑफेंस होगा? अगर उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन किया। यहां पे ऑफेंस होना जरूरी नहीं है, कुछ एक्ट या इलीगल ओमिशन। ठीक। तीसरी चीज आ गई, तीसरी चीज आ गई अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। इंटेंशनल एड का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल एड का मतलब होता है मींस एंड मेजर्स प्रोवाइड करना। जैसे आप मार रहे हो, आप मार रहे हो किसी को, हमने आपको चाकू थमा दिया, लो मार दो। हमने देखा कि आप बहुत गुस्से में हो, हमने देखा आप बहुत गुस्से में हो, आपका गुस्सा फायदा उठाने के लिए हमने कहा लो बंदूक लो, मार दो इसको गोली। ठीक है। हमने देखा कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपको हमने क्या करा? बंदूक थमा दिया। अगर बोल देंगे तो इंस्टिगेशन हो गया, नहीं, लेकिन आप गुस्से में हो, आप ऑलरेडी मार रहे हो, तो हमने क्या करा? आपको ये बंदूक थमा दिया, आपको ये क्या करा? चाकू थमा दिया। तो यानी इंटेंशनल एड क्या होता है कि आप ऑफेंस कर रहे हो या करने जा रहे हो, उसमें हम आपको चाकू थमा दें, उसमें हम आपको बंदूक थमा दें, उसके बाद आप ऑफेंस कर डालो। तो तीनों चीजें अहम है समझने के लिए। हमने बहुत बड़ी बात कह दिया, इसमें हमने ये कहा कि आप ऑफेंस कर रहे हो और हमने आपको उसके अंदर मींस एंड मेजर्स प्रोवाइड कर दिए। जैसे आपको हथियार दे दिया, चाकू दे दिया, बंदूक दे दिया, और आपने ऑफेंस कर डाला, फैसिलिटेट किया हमने ऑफेंस होने को। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमने कहा मार दो, आपने कहा नहीं हम नहीं मारेंगे, ऑफेंस हो गया। इसके अंदर हमने आपके साथ कॉन्स्पिरेसी करी, इसके साथ कॉन्स्पिरेसी करी, इसमें ऑफेंस क्या हुआ? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। मेन ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमने आपसे कहा मार डालो उसको, आपने नहीं मारा, आपने मेरी बात सुन के रिफ्यूज कर दिया, फिर भी ऑफेंस बाय इंस्टिगेशन हो गया, मैं लाइबल हो गया एज एन अबेटर। ठीक। लेकिन अगर मैं आपके साथ कॉन्स्पिरेसी करता हूं तो यहां पे मैं लाइबल नहीं होंगे जब तक कि उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में हम कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन ना करें। तीसरी चीज आती है इसके अंदर इंटेंशनल एड। इंटेंशनल एड का मतलब, अब इंटेंशनल एड का मतलब कि आप ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस करने जा रहे हो, उसके अंदर ही हम आपको कोई हथियार सप्लाई करते हैं, ये हो गया इंटेंशनल एड। और इसमें ऑफेंस हो जाना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन 2 को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें ऑफेंस होना जरूरी है कि whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission
of that act and thereby facilitates the commission thereof, facilitates the commission thereof, और वो commission of the offense हो जाता है। ठीक है, तो इन तीन तरीके से अबेटमेंट होता है। कौन कौन से? इंस्टिगेशन, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, कॉन्स्पिरेसी, लेकिन उसके परसुएंस में कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन होना जरूरी है। उसके अलावा तीसरी क्या है? बाई इंटेंशनल एड, कि सामने वाला कोई ऑफेंस कर रहा है या करने जा रहा है, उसी में उसको कोई चीज सप्लाई कर देना। ठीक, अब एक चीज इसमें बताया गया है, इसके इलस्ट्रेशन से पता चलता है कि अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? अब इंस्टिगेशन तो आपने समझ लिया कि इंस्टिगेशन क्या होता है, किसी को उकसाना, किसी को उकसाना, ऑफेंस करने के लिए उकसाना, किसी को उकसाना। ठीक, अब यहां पे उकसाना के अंदर ये भी आ जाएगा कि अगर मान लीजिए कि मेरी ड्यूटी है कहीं पे किसी चीज को बताने की, मेरी कोई ड्यूटी है और हम वहां पे गलत बात बता देते। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर आया एक वारंट लेके कि उसको एक्स को अरेस्ट करना है। अब यहां पे हमें किसी से दुश्मनी निकालनी थी, जेड बैठा हुआ था, हमने पुलिस ऑफिसर से कहा यही एक्स है। हमें मालूम था कि वो जेड है, एक्स नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर से जानबूझ के हमने कह दिया वो एक्स है। अब हमने पुलिस ऑफिसर को इंस्टिगेट नहीं करा कि जाके इसको अरेस्ट कर लो, सिर्फ हमने क्या करा, हमने वहां पर विलफुल, हमने सिर्फ वहां पे विलफुल रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन दिया। जेड को बता दिया एक्स, तो हमें पता है कि पुलिस वाला उसको जाके अरेस्ट कर लेगा। ये भी बताया गया है कि ये क्या हो जाएगा, ये भी इंस्टिगेट करना हो जाएगा। समझ में आ गया कि किस तरीके से अबेटमेंट होता है? इन तीन तरीके से अबेटमेंट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब इस केस के अंदर क्या हुआ, कोइन वर्सेस मोहित 1871 के अंदर, द पर्सन्स हु फॉलोड अ वुमन, कुछ लोग थे उन्होंने एक औरत को फॉलो किया, किस चीज के लिए? कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी सती बनने के लिए, ऑफ हर हस्बैंड एंड चैंटेड, और वो लोग क्या चैंट कर रहे थे? रामा रामा। तो उन लोगों को क्या ट्रीट किया गया? दे वर हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। वो लोगों को हेल्ड माना गया, लाइबल माना गया कि वो लोग उस औरत को इंस्टिगेट कर रहे हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए। किस चीज के लिए? टू लीड दैट वुमन टू कमिट सुसाइड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 46 आता है। अब सेक्शन 46 आता है इसी चैप्टर का, जो हमें बताता है अबेटर कौन होगा। ठीक है, अब देखिए जो सेक्शन 45 था वो था अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, सेक्शन 46 है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो हमने आपको पहले बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के टॉपिक में कि यहाँ पे ये जो अबेटमेंट है ये अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस है, वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर इलीगल एक्ट के लिए। तो अबेटर कौन है? बोला गया है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, एक इंसान को कहा जाएगा कि वो एक ऑफेंस को अबेट करता है। हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो डायरेक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को अबेट करे, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या कमीशन ऑफ किसी एक्ट को अबेट करे, विच वुड बी एन ऑफेंस, जो ऑफेंस होता इफ कमिटेड बाय अ पर्सन capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। तो बोला गया कि अबेटर कौन होगा? वो जो डायरेक्ट ऑफेंस को अबेट कर दे, या मान लीजिए कि वो अबेट करे किसी ऐसे एक्ट को, अगर ऐसा इंसान करता जो लॉ के द्वारा कैपेबल है। लॉ के द्वारा कौन कैपेबल होते हैं? सारे लोग लॉ के द्वारा कैपेबल हैं ऑफेंस करने के लिए, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि एक चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years ये इनकैपेबल है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी के पास लीगल इंसैनिटी है तो वो भी इनकैपेबल है ऑफेंस करने के लिए, तो उसके लिए तो ऑफेंस नहीं कहा जाएगा ना, तो उसके लिए तो एक्ट कहा जाएगा ना, उसके लिए तो वो एक्ट है, क्योंकि वो अगर ऑफेंस करेगा तो वो तो नॉन ऑफेंस बन जाएगा। क्योंकि हर डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जनरल एक्सेप्शंस को भी पढ़ेंगे। तो जनरल एक्सेप्शंस में तो बताया गया है कि चाइल्ड 7 साल के नीचे जो है नथिंग इज एन ऑफेंस। समझ में आ गया? इसलिए बोला गया था कि कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, जो ऑफेंस होता इफ कमिटेड बाय, अगर ऐसे इंसान के द्वारा कमिट किया गया होता जो कैपेबल है बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, अगर कोई अबेटमेंट करता है इलीगल ओमिशन के लिए, मे अमाउंट टू एन ऑफेंस, तो वो भी ऑफेंस हो जाएगा। एल दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट। मान लीजिए कि कोई इंसान किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को अबेट करता है कि इस गाड़ी की चेकिंग मत करना, एयरपोर्ट पे सारी गाड़ियां जा रही हैं, उसकी सबकी चेकिंग हो रही है, इससे मना कर दिया इसको चेक मत करना, तो ये इलीगल ओमिशन हुआ। अब जो इंसान अबेट कर रहा था वो खुद बाउंड नहीं है गाड़ी को चेकिंग करने के लिए, लेकिन ये उसके अबेटमेंट जो है इलीगल ओमिशन के लिए भी वो ऑफेंस माना जाएगा। Explanation 2, to constitute the offense of abatement it is not necessary that the act abated should be committed। हमने आपको बताया था अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के अंदर जरूरी नहीं है अबेटमेंट के लिए कि जो एक्ट अबेट करी गई हो वो कमिट ही हो जाए। ठीक है,
आइए देखिए, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, बी ने मना कर दिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंस्टिगेट्स, पहला वाला खाली इंस्टिगेट किया नहीं कि लाइबिलिटी अराइज हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल। एक्सप्लेनेशन 3 को हम लोग ऑलरेडी भी समझ चुके हैं कि ये जरूरी नहीं है कि द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल, जिसको अबेट किया गया है, अबेटेड उसको बोला गया है जिसको अबेट किया गया है, और जो अबेट करने वाला है उसको बोला जाता है अबेटर। ठीक है, तो ऐसे समझिए इसको। यहां पे हम लोग आते हैं एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन कि ए हो गया और बी हो गया। ए जो है जो अबेट करता है उसको हम लोग कहते हैं अबेटर, और यहां पे बी जिसको अबेट किया गया है उसको हम लोग कहते हैं अबेटेड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ए बी को अबेट करता है और बी मान लीजिए कि लॉ के अंदर इनकैपेबल है ऑफेंस करने के लिए, लॉ में इनकैपेबल है, मान लीजिए कि ये चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स। अगर ये बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है तो ये इनकैपेबल है ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। अब ए जो है बी, जो एक चाइल्ड है 7 साल से कम एज का, इसको जहर देता है कि सी की प्लेट में जाके जहर डाल दो, या इसको इंस्टिगेट करता है, तो उसके बाद भी ए लाइबल हो जाएगा। वो ये नहीं कह सकता है कि बी जो है इनकैपेबल है कमिटिंग द ऑफेंस के लिए, तो मैं लाइबल नहीं होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ये भी चीज समझ लीजिए कि जरूरी नहीं कि दोनों की इंटेंशन और इंटेंशन सेम हो। जैसे कि देखिए इस इलस्ट्रेशन के अंदर मान लीजिए कि ए बी से कहता है कि ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये मेरा लैपटॉप है, इसको उठा लाओ और हमें दे दो। और ये लैपटॉप एक्चुअली में सी का था, और बी को वाकई में लगा कि ये ए का लैपटॉप है, बी ने उठा के ए को दे दिया। तो वहां पे बी की तो गिल्टी इंटेंशन थी नहीं, ना कोई नॉलेज थी, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो थी नहीं, तो बी तो नहीं लायबल होगा, ये फिर भी लायबल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 4, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई एक इंसान अबेटमेंट करता है, किसी ऑफेंस अबेटमेंट करता है, तो ये तो ऑफेंस है। उस अबेटमेंट का भी अगर कोई अबेटमेंट करता है तो वो भी ऑफेंस होगा। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। जैसे देखिए ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, तो उस जगह पे ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी ने सी को इंस्टिगेट किया कि जेड का मर्डर करे, तो इसने बी को इंस्टिगेट किया तो अबेटमेंट हो गया, बी ने सी को इंस्टिगेट किया, ये भी अबेटमेंट हो गया। तो ये तीनों लोग इसके अंदर लाइबल हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, आइए आगे बढ़। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 5। देखिए अब जो एक्सप्लेनेशन 5 है वो ये कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए ये जरूरी नहीं है दैट द एबेटर, कि जो एबेटर हो शुड कॉन्सर्ट, एबेटर जो है वो प्लानिंग करे। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि अबेटर जो है वो डायरेक्टली प्लानिंग करे, किसके साथ, जो एक्चुअली में ऑफेंस कमिट कर रहा है। इट इज सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट होगा इफ ही इंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी, अगर वो एक कॉन्स्पिरेसी में एंटर करता है जिसके परसुएंस में ऑफेंस कमिट हो जाता है। देखिए अब इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, इस इलस्ट्रेशन को हम लोग यहां पे ऐसे समझते हैं। जैसे देखिए अब इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, ए और बी के बीच में एक प्लान होता है, ये लोग एक प्लान करते हैं, यानी एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हम लोग जहर दे के जेड को मारेंगे। किसके बीच में प्लान हो रहा है, ए और बी के बीच में ये प्लान हो रहा है कि जेड को मारना है जहर देके। ठीक, जहर कौन देगा, ए कहता है कि ये जहर मैं दूंगा, ठीक, लेकिन अभी इनके पास जहर नहीं है। बी ने इसी प्लान को एक्सप्लेन करा सी को कि हम लोग जो है मारने का सोच रहे हैं जेड को, हमारे पास जहर नहीं है, जहर का इंतजाम करवा दो। बी ने ए के बारे में सी को बताया कि एक बंदा है जो जेड को जहर देगा, इसके बारे में इसका नाम या और कुछ नहीं बताया। ठीक, अब सी ने कहा ठीक है मैं इंतजाम कर दूंगा। सी ने क्या करा, उस जहर का इंतजाम कर दिया, प्रोक्योर कर दिया, उसने जहर का इंतजाम कर दिया। जब उसने जहर का इंतजाम कर दिया तो ए ने वो जहर जेड को दे दिया, जिसके वजह से जेड की डेथ हो गई। अब ये सेक्शन देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए यहां पे सी जो है और ए जो है, यहां पे देखिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करी। तो अब यहां पे अगर आप इस सेक्शन में जो इसका एक्सप्लेनेशन वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअली में कमिट कर रहा है, ये एक्चुअली में कमिट कर रहा है, एक्चुअली में यही जहर दे रहा है। एक्चुअली में जो कमिट कर रहा है उसने अबेटर के साथ, अबेटर कौन है यहाँ पे, सी, अबेटर के साथ जो है खुद कॉन्स्पिरेसी करी,
बस इतना इनफ है कि ये कॉन्स्पिरेसी में इंटर करा हो सी और उसके परसुएंस में ऑफेंस हो गया हो। तो यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में कोई कोई भी कॉन्स्पिरेसी दोनों ने साथ में नहीं करी, लेकिन सी जो होगा यहाँ पे एज एन अबेटर लाइबल होगा। यही कहना है इस इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन का। और बहुत अहम पार्ट है वो ये है कि अबेटमेंट के अंदर सजा कितनी चलेगी। देखिए अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वो आता है इसकी पनिशमेंट, यानी अबेटमेंट के अंदर पनिशमेंट कितनी मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अब इसके अंदर जाने से पहले एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अबेटमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि अबेटमेंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो अबेटमेंट के अंदर एक इंसान डायरेक्टली ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है, या तो वो उकसा के किसी से करवा रहा है, या तो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो रहा है, या तो इंटेंशनली एड कर रहा है। देखिए हम लोगों ने देखा ना 3 तरीके से अबेटमेंट होता है। अगर देखिए इसके अंदर या तो वो इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, या तो कॉन्स्पिरेसी करता है, या तो इंटेंशनली एड करता है। तो यानी वो डायरेक्टली ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ऑफेंस कमिट करेगा तो हमारे पास तो डायरेक्ट सब्सटैंटिव पनिशमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए मर्डर करेगा तो मर्डर के लिए सीधी सीधी सजा दे दी जाएगी उसको। अबेटमेंट क्योंकि वो अबेटमेंट कर रहा है, उकसा रहा है, या कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो रहा है, या तो इंस्टिगेट कर रहा है, तब सवाल उठता है कि उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए, इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है कि इंग्लिश लॉ के अंदर ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्राइम के, इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी। पहले वाले को इंग्लिश लॉ में कहा जाता है प्रिंसिपल इन फर्स्ट कैटेगरी। देखिए अब ये प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री कौन होता है? प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन ने एक्चुअली ऑफेंस को कमिट किया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ए जो है बी को एक चाकू मार के मार डालता है। ए जो है बी को चाकू मार के मार डालता है। ए ने बी को चाकू मार के मार डाला। ए जो है इस कैटेगरी में आएगा, प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री। अब मान लीजिए कि यहां पे सी भी खड़ा हुआ था और सी ने बी को पकड़ लिया। सी ने बी को पकड़ लिया ताकि ए आसानी से बी को मार सके। अब यहां पे सी जो होगा इंग्लिश लॉ में, इसको सी को डाला जाएगा किस कैटेगरी में? प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री। ये हो गया प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री, और ये हो गया प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री। ये हो गया प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो इंग्लिश लॉ का हाल हो गया, हमारे यहाँ क्या है? देखिए हमारे यहाँ अगर कोई प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री है तो मान लीजिए कि ए जो है फॉर एग्जांपल अगर बी का मर्डर करता है तो इसके ऊपर सीधा सीधा 302 लग जाएगी आईपीसी के अंदर, मर्डर का चार्ज लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब आप पूछोगे ठीक है सर ये समझ में आ गया, इनके यहाँ जो प्रिंसिपल इन सेकेंड डिग्री है, जो यानी जो इसके अंदर जो सी का रोल है, उसका क्या रोल है? हमारे यहाँ सी का जो है, सी के ऊपर जो लायबिलिटी आएगी वो आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जैसे कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉमन इंटेंशन हो सकता है, या अबेटमेंट का सेक्शन 114 अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक, तीसरी इनकी अंदर आती है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट। एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट कौन हुआ? मान लीजिए कि किसी एक ऐसे पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग ले लेते हैं डी ने ए को उकसाया था, प्रोवोक किया था, इनकरेज करा था बी को मारने के लिए, तो इसको इंग्लिश लॉ में कहा जाता है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट। लेकिन हमारे यहां इसको क्या कहा जाएगा? हमारे यहां डी को कहा जाएगा अबेटर। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, अबेटर, जिसने ए को उकसाया होगा। ठीक है, और चौथा हो गया एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट क्या होगा? एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट के अंदर वो पर्सन आ जाएगा, मान लीजिए कि जेड है। जेड एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि ए ने बी को मार डाला। अब जेड जो है ए को बचाने की कोशिश करता है, हार्बर करने की कोशिश करता है, इसको बचाता है भागने के लिए, ताकि ये पकड़ा ना जाए। तो ये आ जाएगा इंग्लिश लॉ में, जेड जो होगा वो आ जाएगा एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अबेटमेंट का। अबेटमेंट के अंदर जो अबेटर है वो कौन होगा इंग्लिश लॉ के अंदर? एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अबेटमेंट को, कि अबेटमेंट में जो अबेटर है इसका क्या रोल है, क्योंकि हम लोग को इसका रोल पता चल गया, इसका रोल पता चल गया। इसके लिए हम लोगों के यहाँ अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं बीएनएस के अंदर। हार्बर कोई करता है ऑफेंडर को तो उसकी क्या सजा होगी, ये जो है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अबेटमेंट का टॉपिक। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके अंदर पनिशमेंट कितनी चलेगी। देखिए अब अबेटमेंट के अंदर आप देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हमने आपको अबेट करा, फॉर एग्जांपल बी का मर्डर करने के लिए, आपने नहीं किया। हमने आपको अबेट करा बी को मारने के लिए, आप मारने गए, पता चला वो मर गया। हमने आपको अबेट करा बी को मारने के लिए, आपने मारा लेकिन पता चला वो बच गया। तो कौन सी सजा चलेगी?
तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पनिशमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अबेटमेंट के अंदर, कि मान लीजिए हमने आपको अबेट करा बी को मारने के लिए। अब अगर ऑफेंस कमिट हो गया, पहले इसको रट लीजिए, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो बीएनएस का कौन सा सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 49 अट्रैक्ट हो जाएगा, या सेक्शन 54 बीएनएस का अट्रैक्ट हो जाएगा, और या तो आईपीसी का जो है सेक्शन 109 और 114 आईपीसी का अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो कौन कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होंगे, हम लोग बीएनएस लेके चलते हैं, सेक्शन 49 या सेक्शन 54 बीएनएस। अगर ऑफेंस हो जाता है, हमने आपको अबेट किया कि बी को मार डालो, आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, तो या तो सेक्शन 49 में केस जाएगा या सेक्शन 54 में केस जाएगा। ठीक, अगर ऑफेंस नहीं हुआ तो बीएनएस के अंदर केस कहां जाएगा, या तो सेक्शन 55 या तो सेक्शन 56 बीएनएस। इनमें फर्क क्या है अब इसको समझिएगा। मान लीजिए कि हमने आपको अबेट किया कोई ऑफेंस करने के लिए, आपने वो ऑफेंस कर दिया, अब सजा कितनी चलेगी, अब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सेक्शन 49 आएगा कि सेक्शन 54 आएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर हमने आपको कोई अबेट करने, कोई ऑफेंस करने के लिए अबेट किया, आपने वो ऑफेंस कर दिया, तो हम भी उसी सजा के लिए लायबल होंगे जिस सजा के लिए आप लायबल होंगे। ये एक मोटी बात समझ लीजिए पहले। ठीक, अब दूसरी चीज, अब इन दोनों में फर्क क्या है कि सेक्शन 49 और सेक्शन 54 में क्या फर्क है। देखिए सेक्शन 49 जो आईपीसी का सेक्शन 109 है, ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमने आपको कोई ऑफेंस के लिए अबेट किया और आपने उसको कमिट कर दिया और उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है कितनी सजा मिलेगी, तो उसकी जगह पे ये सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 109 आईपीसी। तो हमने आपको कोई एक्ट अबेट करा, आपने उसको कमिट कर दिया, हमने आपको कहा बी को मार डालो, आपने तुरंत मार दिया, हमने कहा बी को मार डालो, आपने तुरंत मार दिया, कौन सा सेक्शन आएगा अट्रैक्ट, 109। समझ में आ गया। अब 114 आईपीसी या 54 बीएनएस कहां पे आता है, ये तब आता है जहां पे हमने आपको अबेट किया पहले, उसके बाद में जब आप मार रहे हो हम वहां पे खड़े भी हैं, हम वहां पे खड़े भी हैं, समझिएगा। यहां पे हमने आपको अबेट किया, आपने तुरंत मार दिया, तो कौन सा सेक्शन आएगा, 49। हमने फॉर एग्जाम्पल आज आपको अबेट किया, आज आपको अबेट किया, फिर हम लोग अलग हो गए, हमने आपको मंडे को अबेट किया, फिर हम लोग अलग हो गए, फिर ट्यूसडे को जब आपने मारा, जब ट्यूसडे को आपने मारा हम भी आके वहां पे खड़े हो गए, जब हम वहां पे आके खड़े हो गए तो उस जगह पे सेक्शन 54 बीएनएस का आ जाएगा। तो देखिए लिखा है प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन जब तुरंत का तुरंत कर दिया गया, हमने आपको अभी अबेट किया और आपने तुरंत मार डाला, समझ में आ गया। आइए, अगर हमने आपको अबेट किया और आप नहीं कर पाए ऑफेंस, या आपने मना कर दिया या आपने नहीं किया, तो कौन कौन सी सजा चलेगी। देखिए पहली चीज सेक्शन 55 बीएनएस में बताया गया है, जो आईपीसी के अंदर सेक्शन 115 है, कि पनिशेबल विद डेथ। अगर हमने आपको मान लीजिए किसी को जान से मारने के लिए अबेट किया था, ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके अंदर डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट बताई गई है, तो उस जगह पे मान लीजिए आपने अगर नहीं किया वो ऑफेंस, तो सजा कितनी चलेगी, हमारी सजा होगी 7 साल प्लस फाइन। और अगर मान लीजिए कि आपने मारा, सामने वाला हर्ट हुआ लेकिन मरा नहीं, उसको चोट लगी लेकिन मरा नहीं, तो सजा बढ़कर 14 साल हो जाएगी प्लस फाइन। ठीक है, ये कब, जब ऑफेंस नॉट कमिटेड। दूसरा, अब यहां पे आता है सेक्शन 56 बीएनएस। यहां पे तो सेक्शन 55 उन जगहों पे अप्लाई होता है जहां पे कि जिस ऑफेंस के लिए हमने आपको अबेट किया है वो सीरियस है, जैसे मान लीजिए मर्डर हो गया जिसके अंदर डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट बताई गई है। अब अगर मान लीजिए कि इनके अलावा कोई दूसरा ऑफेंस है, मान लीजिए मर्डर के अलावा कोई छोटा ऑफेंस है जिसमें 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल की सजा बताई गई है, तो सेक्शन 57 कहता है, सेक्शन 56 कहता है, तो वहां पे इंप्रिजनमेंट कितनी होगी, 1/4 होगी या फाइन या बोथ, 1/4 चलेगी या फाइन या बोथ, जो जितनी भी सजा होगी 10 साल दी होगी तो 10 साल की 1/4। ये वो ऑफेंसेस की बात हो रही है जिसमें डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, तो 1/4 चलेगी। अगर मान लीजिए कि उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अबेटमेंट के अंदर पब्लिक सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वहां पे अबेटर की सजा हाफ हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी पनिशमेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 47। सेक्शन 47 कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान इंडिया में बैठ के अबेटमेंट करता है किसी ऑफेंस के लिए दूसरे कंट्री में, मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई अबेटमेंट करता है कि पाकिस्तान के अंदर मर्डर कर दो, तो भी वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए। ठीक है, सेक्शन 47। उसके बाद आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 कह रहा है मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, वहां अबेट कर रहा है कि इंडिया में ऑफेंस कर दो, तो भी वो अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा। ठीक, सेक्शन 48 हो गया। सेक्शन 49
punishment for abatement if abated is committed in consequence and where no express provision is made. सेक्शन 49 अभी हम लोग समझ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने जाना था सेक्शन 49 बीएनएस, जो पहले आईपीसी के अंदर सेक्शन 109 था, जो हमने बताया कि अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होगा और ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 49। इसके बाद आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 बताता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, उस जगह पे अबेटर को जो पनिशमेंट मिलेगी इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट, जो पर्सन जिसको अबेट किया गया है वो कोई एक्ट करता है डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ। तो जो भी एक्ट उसने कर दिया है, भले ही उसकी नॉलेज और इंटेंशन डिफरेंट थी, अबेटर जो है उसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो उसने किया है। ठीक है, तो अगर कोई हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई अबेट करता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, शैल इफ द पर्सन अबेटेड, जिसको अबेट किया है वो कोई दूसरी इंटेंशन और नॉलेज से उस ऑफेंस को करता है, लेकिन उसके बाद भी अबेटर जो होगा उस ऑफेंस के लिए लायबल होगा जो अबेटेड पर्सन करता है। ठीक है, ये बताया। इसके बाद सेक्शन 51 आता है लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब बोल रहा है कि लायबिलिटी क्या होगी उस जगह पे अबेटर की जहां पे वो एक एक्ट के लिए अबेट करता है और जो अबेटेड है वो कोई दूसरा एक्ट कर देता है। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ए जो है अबेट करता है बी को, ए जो है अबेट करता है बी को किस चीज के लिए, एक्ट 1 के लिए, एक्ट 1 के लिए अबेट करता है, लेकिन बी जो है यहां पे क्या कर देता है, बी जो है यहां पे एक्ट 2 देता है, यहां पे एक्ट 2 कर देता है, यानी इस एक्ट के लिए अबेट किया गया था, यहां पे एक्ट 2 हो गया है। तो ये सेक्शन कह रहा है ए जो है जो एक्ट एक्चुअली में डन हुआ होगा उसके लिए लायबल होगा, लेकिन शर्त यह है कि ये जो एक्ट 2 जो है वो एक्ट 1 के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में होना चाहिए। ये अब कि ए ने बी को अबेट किया, किस चीज के लिए अबेट किया, एक्ट 1 के लिए। एक्ट 1 क्या है, मान लीजिए कि ए ने बी को अबेट किया कि बी जो है फॉर एग्जांपल सी के घर में जाके आग लगा दे, सी के घर में जाके आग लगा दे। तो ए ने बी को अबेट किया एक्ट 1 के लिए। एक्ट 1 क्या है, सी के घर में आग लगा देना। बी आया, उसने सी के घर में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उसने क्या करा, सी के घर में सी की डॉटर के साथ रेप कर लिया, सी की डॉटर के साथ रेप कर लिया, उसके साथ साथ सी के घर में थेफ्ट भी कमिट कर दिया। तो अब आप बताइए क्या रेप और थेफ्ट जो है वो क्या आग लगाने का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है? क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई आग लगा रहा है तो आग लगाने की वजह से चोरी भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, क्या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है? नहीं। हाँ, आग लगाने से सी के घर में किसी की डेथ हो जाए ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। समझ में आ गया? यही चीज ये सेक्शन कह रहा है। तो सेक्शन 51 कह रहा है कि अगर कोई एक एक्ट के लिए आपने अबेट किया है, दूसरी एक्ट हो गई, तो जो दूसरी एक्ट होगी उसी के लिए अबेटर जो है लायबल होगा अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 52। अब सेक्शन 52 कहता है कि अगर जो सेक्शन 51 में भी हम लोगों ने पढ़ा है जहां पे अबेटर लायबल होता है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के लिए, अगर मान लीजिए उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्ट कर दी जाती है, जो एक्ट अबेट करी गई है उसके एडिशन में कोई एक्ट कर दी गई है, तो मान लीजिए एक से ज्यादा ऑफेंस हो जाते हैं वहां पे। जब एक से ज्यादा ऑफेंस हो जाएंगे तो अबेटर जो होगा दोनों ऑफेंसेस के लिए लायबल हो जाएगा। ये सेक्शन 52 के अंदर बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 53 लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एन एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। देखिए अब इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है। अब ये सेक्शन 53 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए ने बी को अबेट किया ग्रीवस हर्ट करने के लिए, किसको? सी को। तो ए ने बी को अबेट किया कि सी को गहरी चोट पहुंचा देना, खूब गहरी चोट पहुंचा देना। अब ए की यहां पे जो इंटेंट थी वो सी को सिर्फ गहरी चोट पहुंचाने की थी, ग्रीवस हर्ट करने की थी। लेकिन ए को यह पता था कि अगर ये ग्रीवस हर्ट किया जाएगा तो इससे जान जा सकती है, इससे सी की जान जा सकती है। अब मान लीजिए कि बी ने आके सी को पीटा, अब ए ने बी को तो ग्रीवस हर्ट के लिए अबेट किया था, बी ने आके सी को मारा लेकिन सी की जान चली गई, तो ए जो होगा यहाँ पे जो डेथ कॉज हो गई उसके लिए लायबल हो जाएगा। अगर उसको पता था कि ये जो जिस तरीके से मारा जाएगा इससे जान जा सकती है, ये चीज इस सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 53 में क्या बताया गया है। सेक्शन 53 में बताया गया है कि अगर when one act is abated with the intention on the part of the abater of causing particular effect यानी हम तो उसको ग्रीवस हर्ट करना चाहते थे,
and an act for which the abettor is liable in consequence of the abatement causes a different effect। लेकिन यहाँ पे तो दूसरा हो गया, different effect क्या हो गया, यहाँ पे तो जान चलेगी। from that which intended, जो intended था, from that which intended by the abettor, the abettor जो होगा liable होगा for the effect caused, जो एक्चुअली में इफेक्ट हुआ, यानी जान चलेगी अगर उसको इस बात की जानकारी थी कि जान जा सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 54, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। सेक्शन 54 को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, 54 पढ़ा था। अगर मौके पे मौजूद है, थोड़ा सा टाइम गैप है, फिर मौके पे मौजूद है, वही है ये सेक्शन। इसके बाद आता है हम लोगों का सेक्शन 55। सेक्शन 55 भी आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पनिशमेंट के पार्ट में पढ़ लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर अबेटमेंट किया और ऑफेंस नहीं हुआ, और जिस चीज के लिए, जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया था उसके अंदर डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ बताया गया था। फिर उसके बाद सेक्शन 56 देखिए, सेक्शन 56 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अलावा किसी दूसरे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया तो सेक्शन 56। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 57, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन्स। अब अगर कोई इंसान मान लीजिए हिंसा फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए पब्लिक को अबेट करता है, मान लीजिए पब्लिक को खड़े होके बोले कि फला कास्ट सेक्ट के लोग जो है उनको जो है सबक सिखाना है, इस तरीके से अबेट करे पब्लिक को, या यानी 10 या 10 से ज्यादा लोगों को अगर वो अबेट करता है तो उसकी सजा इस सेक्शन में चलेगी। उसकी सजा कितनी बताई गई है, वो 7 साल तक हो सकती है और फाइन। तो याद रख लीजिए बस इस सेक्शन को कि अगर कोई पब्लिक को अबेट करता है, सेक्शन 57, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन्स। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 58, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हूएवर इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट। मान लीजिए कि कोई इंसान, उसको पता है कि कोई ऑफेंस होने वाला है, अब उस वजह से वो क्या करता है, उस वजह से वो कंसील करता है, छुपाता है डिजाइन, ताकि ऑफेंस जो है आसानी से हो जाए। जैसे मिसगाइड कर देना, पुलिस को मिसगाइड कर देना, अरे नहीं इधर नहीं उधर हो रहा है, अरे वो लोग उधर गए हैं, जानते हुए कि वो लोग इधर गए हैं लेकिन उन लोगों को मिसगाइड कर देना। तो अगर कोई कंसील करता है कोई ऑफेंस की डिजाइन को, अगर होने वाला ऑफेंस है उसको पता है और उसके डिजाइन को छुपाता है, तो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। तो उसकी सजा बता दी गई है यहाँ पे, उसकी सजा होगी इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो उस जगह पे 7 साल तक हो सकती है। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर नहीं हुआ है तो वो 3 साल तक हो सकती है और उसमें फाइन भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग, और यही काम अगर पब्लिक सर्वेंट करता है, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर करता है, तो उस जगह पे बताया गया है कि उसकी सजा जो होगी इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, तो उस जगह पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉर अ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, वो हो सकती है हाफ, जो भी उसमें सजा बताई गई होगी उसकी हाफ, और विथ फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और बोथ। अगर ऑफेंस जो है पनिशेबल है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ द्वारा, तो उस जगह पे वो 10 साल तक जा सकती है। इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है तो 1/4, जो भी सजा होगी उसकी 1/4, ठीक, और विथ सच फाइन और बोथ। आगे अब इसके बाद सेक्शन 60 आता है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। कोई इंसान कंसील करता है डिजाइन ऑफेंस होने की जो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with imprisonment voluntarily conceals किसी act और illegal omission से, तो उस जगह पे क्या होगा, if the offense be committed, अगर ऑफेंस हो गया तो उस जगह पे उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 1/4 होगी, जो भी पनिशमेंट होगी उसकी 1/4। इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं हुआ तो उस जगह पे 1/8 होगी, उसके साथ साथ ऑफ द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इंप्रिजनमेंट और विथ सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, या दोनों। यहां पे हम लोगों का अबेटमेंट हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, बस लास्ट पार्ट अब इसके अंदर बचा है और वो है अटेम्प्ट का। इसका सेक्शन 62 जो इसके अटेम्प्ट के ऊपर डील करता है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस, क्या पनिशमेंट होगी अगर कोई इंसान ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, अगर वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के द्वारा पनिशेबल है या दूसरे इम्प्रिजनमेंट के द्वारा पनिशेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस की पनिशमेंट क्यों दी गई है। हमने तो पढ़ा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर ऑलरेडी दिया गया है बीएनएस के अंदर,
बिल्कुल सही सुना है आपने। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका अटेम्प्ट की पनिशमेंट ऑलरेडी दे दी गई है बीएनएस के अपने अलग अलग सेक्शंस के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अटेम्प्ट की कोई सजा नहीं दी गई है। तो जिनकी सजा नहीं दी गई है अटेम्प्ट की, उसके ऊपर ये सेक्शन लागू होगा। ये क्या कह रहा है, whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for life, अगर कोई इस संहिता के अंदर ऐसी सजा है जो imprisonment for life के द्वारा पनिशेबल है, और फॉर अदर इम्प्रिजनमेंट या कोई दूसरी इम्प्रिजनमेंट जैसे 10 साल, 3 साल, 14 साल, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड and in such attempt does any act toward the commission of an offense and shall where no express provision is made, जहां पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए एक्सप्रेस प्रोविजन दे दिया गया है, यानी बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट उसी सेक्शन में बता दी गई है। कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट यानी जिनका अटेम्प्ट जो है कोई दूसरे सेक्शन में बता दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर के केस में दूसरा बता दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। तो ये कह रहा है अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होगा तो जो पनिशमेंट दी गई है इस सेक्शन के अंदर वो अप्लाई होगी फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट। तो उस जगह पे सजा कितनी चलेगी, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एज द केस में बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो यानी अगर किसी ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट की सजा ऑलरेडी दे दी गई है तो वो सजा वहां से गवर्न होगी, अगर नहीं दी गई है तो इससे 1/2 सजा निकाला जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर लाइफ इंप्रिजनमेंट में हाफ सजा कैसे निकाला जाएगा, तो याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट के पर्पस के लिए जो फ्रैक्शन किया जाएगा लाइफ इंप्रिजनमेंट को कितना साल माना जाएगा, 20 साल माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड डे। और आपको बताते चले कि हमारे जुडिशरी के एपीओ पीओ के कोर्सेज चल रहे हैं, प्लस इंग्लिश के कोर्सेज चल रहे हैं, ड्राफ्टिंग के कोर्सेज चल रहे हैं और जीके जीएस के कोर्सेज चल रहे हैं। तो हमारे कोर्सेज की डिटेल लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं।